halogenic education and talking about the dependent events or independent events, right? Dependent events or independent events. It's a little bit confusion के use in multiply or addition, the different kind of confusion are exist in dependent events और independent event. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर गेट में अगर पूछा जाता है तो आपका डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट से रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपल काउंटिंग की प्रिंसिपल से लेके हमको इस तरह की प्रिंसिपल्स लगा के, काउंटिंग प्रिंसिपल लगा के वही काम हमको करना पड़ता है. तो देखते हैं यहाँ पे कैसे. तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा. इट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर फंडामेंटल इवेंट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट्स. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. I will explain it. Three black ball, right? Four red ball. एंड 2 ब्लू बॉल. एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें मैंने 3 ब्लैक बॉल ले ली हैं, 4 रेड बॉल ले ली हैं, 2 ब्लू बॉल ले ली हैं. क्लियर. और मैं एक रैंडमली एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा और फिर देखेंगे कि कैसे डिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगी और किस तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगी. तो हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 black ball are drawn. क्लियर. हमने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि 2 ब्लैक बॉल अगर हम ड्रॉन करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमको ये पता करना है. तो देखेंगे कैसे करेंगे. तो अभी हम ये केस मान लेते हैं, कैसा, विद आउट रिप्लेसमेंट. क्योंकि हमको पता है, हम लोग 12th में और 10th में पढ़ के आते हैं कि काउंटिंग जो है बेसिकली 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो विद रिप्लेसमेंट है और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो देखते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में चीजें कैसे चेंज होती हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखते हैं. तो कुछ लोग यहां पे अप्लाई करेंगे. अगर हम 2 बॉल्स की बात करते हैं तो सी लगाएंगे, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन. तो उन चीजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है. तो आप वो चीज अगर सीखेंगे तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा. तो यहां पे हम लोग बेसिकली काउंटिंग मेथड के थ्रू, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम पता कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी क्या नहीं आएगी. हम लोग काउंटिंग मेथड ना यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट. तो फर्स्ट बॉल निकालते हैं. द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉ. दिस इज फर्स्ट ब्लैक बॉल इज ड्रॉ. अगर मैं पहली ब्लैक बॉल निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखते हैं यहां पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 क्या निकलने वाली है, देखते हैं यहां पे. ब्लैक 1 की प्रोबेबिलिटी यहां देखो कैसे. हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल. अगर यह आपको पता है तो आप प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी मार्क खाने वाले नहीं हो. क्लियर. तो यहां देखो कैसे करने वाले हैं. तो हमारे पास अब हम देखेंगे एक बिन बना के. देखो इट्स अ वेरी सिंपल फंडामेंटल रूल. यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे हमारे पास 3 क्या है, ब्लैक बॉल है, और 4 क्या है हमारे पास, रेड बॉल है, और 2 हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल है. तो हमने क्या किया है, यहां पे देखिए, यहां पे 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है. और टोटल हमारे पास कितनी बॉलें हैं, 3, 4, 7 और 2, 9. तो हमारे पास टोटल बॉलें हुई 9. और फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 3. तो कितना बना हमारे पास, 3/9. इस क्लियर कि हमारे पास फेवरेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम. क्लियर है. तो अब हम केस किसका लेके चल रहे थे यहां पे, विदाउट रिप्लेसमेंट का. विदाउट रिप्लेसमेंट का केस का मतलब है कि अगर हमने एक बॉल को ड्रॉ कर लिया है
तो आप बॉल को हम रिप्लेस करके रख नहीं सकते हैं वहां पे। अगर हम बॉल को रिप्लेस करके रख देते हैं तो वो केस फिर दूसरा हो जाएगा, वो केस विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक बार आपने बॉल को निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बॉल्स में हमारे क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। एक दो, अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो हमारा एक बॉल यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज क्या बनी, यहां पे कितनी बॉलें रह गई, 2। दिस इज अ नेक्स्ट स्टेज, यहां पे 2 और यहां पे हमारे पास अभी 4 ही बॉलें हैं और यहां पे हमारे पास कितनी बॉल बची, 2। अब हमने क्या किया, अब हम दूसरी ब्लैक बॉल निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे द सेकेंड ड्रॉ, सेकेंड ब्लैक बॉल। तो अब हम क्या करें, जब सेकेंड ब्लैक बॉल निकालेंगे तो देखिए ब्लैक 1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका मतलब अब जो ब्लैक 2 निकाली जाएगी वो इसके हिसाब से निकाला जाएगा कि इसके हिसाब से, वो इसके हिसाब से निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस वाले बिन में जो बॉलें रखी हैं वही आगे की प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करेंगी, ना कि ये प्रीवियस वन। तो राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ब्लैक 2 डिवाइड बाई ब्लैक 1, दिस इज ओनली नोटेशन, डोंट पैनिक, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक 2 डिवाइड बाई ब्लैक 1, दैट्स अ मीनिंग ब्लैक 1 is occurred and black 2 by black 1 is occurring. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि अगर हमको ब्लैक 2 डिवाइड बाई ब्लैक 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक 1 पहले ही हो चुका है और ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 होने वाला है। जो चीज होने वाली है दैट्स कॉल्ड अ फ्यूचर, हम निकालने वाले हैं आगे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। और ये क्या है, हमारा ब्लैक 1, ये घटना पहले से ही हो चुकी है। इसका मतलब इस पे ये डिपेंड कर रही है, और जब चीजें डिपेंड करेंगी तो इसका मतलब कैसी इवेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट इवेंट्स इज द मीनिंग। अब क्या आएगा यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है हमारे पास, 2, और टोटल कितनी है हमारे पास, 8। तो ये बन गया 2/8। इस क्लियर। तो हमने अभी क्या किया कि ब्लैक 1 क्या आया था हमारे पास, 3/9। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी फर्स्ट ड्रॉ में। जब मैंने सेकेंड ड्रॉ किया, ये सेकेंड रेड बॉल निकाली, सॉरी सेकेंड ब्लैक बॉल निकाली, तो हमारे पास क्या आया, 2/8। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या बताया कि ब्लैक 1 इज अकर्ड एंड ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 इज अकरिंग, दिस इज अ 2/8। तो अब देखो यहां पे अगर हमें दोनों इवेंट को साथ में कलेक्ट करना है, ए भी अकर होनी चाहिए, ब्लैक 1 भी अकर होनी चाहिए, कॉमा ब्लैक 2 भी अकर होनी चाहिए, तो हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, एंड का या और का। ऑब्वियसली हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ब्लैक 1 और ब्लैक 2 दोनों अकर हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटरसेक्शन ब्लैक 2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इनटू, ऑब्वियसली अगर दोनों इवेंट होंगी, और कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो अप्लाई हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे टुगेदर। आई विल एक्सप्लेन इन फर्स्ट लेक्चर इन प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई का। अगर इंडिविजुअल काम करेंगे तो हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। इज क्लियर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में काम करना है, तो हम क्या करें, ब्लैक 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 डिवाइड बाई ब्लैक 1। क्लियर। अगर मैं ब्लैक 1 की प्रोबेबिलिटी को नाम दे दूं ए और ब्लैक 2 की प्रोबेबिलिटी को नाम दे देता हूं इवेंट बी, तो मैं क्या बना सकता हूं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। दिस केस इज डिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज केस डिपेंडेंट
इवेंट्स। वाई डिपेंडेंट? बिकॉज प्रीवियस इवेंट से नेक्स्ट इवेंट क्या है, इफेक्टेड है। इसका मतलब ऐसी इवेंट क्या कहलाती हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। और ये केस हमने किसका लिया था, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमेशा ये पता चला कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हम क्या करेंगे कि इवेंट हमारी जो है ऑब्वियसली प्रीवियस इवेंट से क्या रहेंगी, इफेक्टेड रहेंगी। जब इवेंट से इफेक्टेड रहेंगी तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा क्या होगा, चांसेस आर चेंज। चांस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, यहां पे चांस जो था 3/9 था, बट यहां पे चांस चेंज होके क्या आ गया है, 2/8 आ गया है। इसका मतलब यह है कि ये इवेंट कैसी हो गई, डिपेंडेंट इवेंट हो गई। और जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा तो हमेशा याद रखना है कि इवेंट हमेशा कैसी बनेंगी, डिपेंडेंट ही बनेंगी। एवरी टाइम हमेशा याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा आपके पास इवेंट कैसी होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि जब भी अगर हमें डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पूछेगा तो वो पूछ रहा है कि P A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। दैट्स द मीनिंग इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट इवेंट्स हमेशा कैसा रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। तक हम लोगों ने देखा कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमें डिपेंडेंट इवेंट्स मिली थी। अब हम चेक करते हैं कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हमें किस तरह की इवेंट मिलेंगी, क्या डिपेंडेंट ही मिलेंगी या इंडिपेंडेंट मिलेंगी या और किस तरह की इवेंट मिलने वाली है, तो वो देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, यहां पे एक मैंने बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मैंने यहां पे 2 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स और 4 रेड बॉल्स हमने एक बॉक्स के अंदर रख रखी है। और मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट ड्रॉ करके देखा, अगर केस विद रिप्लेसमेंट का है तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा कि केस विद रिप्लेसमेंट का है। क्लियर है? तो ये लिख के आएगा क्वेश्चन में कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर लिख के नहीं आता है क्वेश्चन में तो ये मान के चलिए हमेशा केस विदाउट रिप्लेसमेंट का ही होगा, राइट। तो हम यहां पे फर्स्ट ड्रॉ करके देखते हैं क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इज 3/9। क्लियर? अब यहां पे हम क्या किया, अगर मैंने एक ब्लैक बॉल निकाल दी है तो यहां विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में तो एक ब्लैक बॉल कम हो जानी थी, लेकिन विद रिप्लेसमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉल हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रॉ क्या बनेगा। तो नेक्स्ट ड्रॉ के लिए मैं यहां से प्रोबेबिलिटी निकालूं या इस वाले केस से निकालूं। ऑब्वियसली हमको इस वाले केस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये वाला स्टेज डिफाइन करेगा, ना कि प्रीवियस स्टेज डिफाइन करेगा। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1। दिस इज मीनिंग ब्लैक 1 इज अकरिंग एंड ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 इज ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 इज अकरिंग एंड ब्लैक 1 इज अकर्ड। तो दिस केस इज 3/9। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 की प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक 1 से इंस्पायर नहीं है या कि इफेक्टेड नहीं है। अगर इफेक्टेड होती तो यहां पे सैंपल स्पेस में चेंजिंग आती, तो सैंपल स्पेस में चेंजिंग तो नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी में चेंजिंग नहीं मिल रही है विद रिप्लेसमेंट के केस में। तो हम यहां देखते हैं कि विद रिप्लेसमेंट में डोंट चेंज द चांस। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे चांस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर चांस चेंज नहीं होंगे तो वो केस कैसा है, विद रिप्लेसमेंट का है। तो अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। अगर हम दोनों इवेंट को साथ में कंबाइंड करके रखना चाहें, ब्लैक 1 एंड ब्लैक 2 बोथ अकर, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है, ब्लैक 1 इंटरसेक्शन ब्लैक 2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1। इस क्लियर? जब ब्लैक 1 से इंस्पायर ही नहीं है ये प्रोबेबिलिटी या इफेक्टेड ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 बाई ब्लैक 1 ये किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक 1 से इफेक्टेड ही नहीं है। जब इफेक्टेड नहीं है तो ये इवेंट कैसी हो गई? हमें पता चल गया यहां पे कि ये इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर? जब चांसेस हमारे इफेक्टेड ही नहीं है प्रीवियस इवेंट से, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो कैसे लिखेंगे अब हम? प्रोबेबिलिटी ब्लैक 1 ब्लैक 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2। दैट्स अ की पॉइंट। तो हमारे पास ये निकल के आ गया। अगर मैं यहां एज्यूम कर लूं, लेट अस एज्यूम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 को मैं मान लेता हूं ए इवेंट और ब्लैक 2 को मान लेता हूं बी इवेंट, तो हमें क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। दिस इज केस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी हमने क्या देखा कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमेशा केस किसका है? विद रिप्लेसमेंट का। और जब हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हैं तब केस किसका है? विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर हमको दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर केस इंडिपेंडेंट का है तो हमेशा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर केस हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो चांसेस हमारे पास क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। क्लियर है इतना बात? अब एक बार इन चीजों को समराइज करके देखते हैं कि किस वे में, समराइज फॉर्म में आप एग्जाम के लिए जो आपके लिए बेटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो देखते हैं। अगर हमारे पास इवेंट्स हैं तो उसमें दो तरह की इवेंट मैंने सिखाई हैं आपको। दिस केस इज डिपेंडेंट इवेंट्स। इज क्लियर? द सेकेंड केस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमने डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या सीखा? जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट इवेंट्स होगा। तो दैट्स अ मीनिंग। अभी मैंने प्रूफ भी किया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। ये निकल के आ गया। अगर केस मेरा इंडिपेंडेंट होगा तो हमेशा विथ रिप्लेसमेंट होगा। और यहां पे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर मैं डिपेंडेंट केस की बात करूं तो यहां पे चांस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे चांसेस आर चेंज। और जब भी चेंज की बात आएगी तो इसका मतलब प्रीवियस इवेंट से क्या होगा? इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड इन प्रीवियस इवेंट। तो ये केस कैसा हो गया? डिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पे क्या है? चांसेस डोंट चेंज। अगर चांसेस हमारे चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इस केस को एवरी टाइम हम यूज करेंगे कैसा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और समझ सकते हैं गहराई से कैसे? यहां पे सैंपल स्पेस हमेशा क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, क्योंकि चेंज हो रहे हैं, राइट? तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं are reduced, right? This is the key point. Every time learn it.
और यहां पे चांसेस डोंट चेंज, दैट इज सैंपल स्पेस इज नॉट रिड्यूस्ड। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कुछ हमारे पास कॉमन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है तब इवेंट कैसी होंगी वो भी हमने सीखा। इसके बाद मैंने बताया कि डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या करना है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या करना है। क्लियर है? वी टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स एंड द क्विक समरी फॉर्म इन ऑल द इवेंट्स ऑफ ई एंड एफ। तो दिस केस इज E intersection F. This is a meaning is both occur, right? तो probability is both occur is n of E intersection F upon total number of elements. This is case is both occur, right? Clear? The next is something is common. So this probability is probability E union F बराबर probability of E probability of F minus probability of E intersection F. This meaning is at least one occur. And something is not common. This is case is mutually exclusive. P E union F बराबर P plus P of F. I will explain in previous lecture in 3 types of event. The next event is only E occur. Only E. तो E occur हो रहा है और F क्या कर गया? फेल कर गया। ऐसे समझना है आपको, क्योंकि दोनों इवेंट हमको लेके चलनी है, E भी लेना है और F भी लेना है। तो हमने E को पास करा दिया और F को क्या कर दिया? फेल कर दिया, क्योंकि क्या पूछ रहा है वो? ओनली इज राइट। अगर ओनली E की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है? E सिर्फ सक्सेस करेगा और F क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या बताया है कि अगर दोनों इवेंट्स ऐसी हैं तो हमारे लिए क्या बनेगा? PE इंटू P ऑफ F डैश इज राइट। क्लियर? दोनों इवेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम सिखा चुके हैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस केस इज ओनली F। P E हमारा फेल कर गया और F हमारा पास करेगा, बिकॉज ये किसकी बात पूछ रहा है? probability of only F, and then only F is P of E dash into P of F. तो अगर आपसे कभी भी अगर only E पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो only के बारे में बात कर रहा है, लेकिन both अगर दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है तो हमने इंटरसेक्शन का इस्तेमाल किया है, तो P into P of F dash। तो अब यहां पे P F dash क्या हो जाएगा? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है तो हम यहां पे कैसे कर सकते हैं? P of E and 1 minus P of F. This is a only P probability. अगर मेरे से यहां पे only F पूछ रहा है तो 1 minus PE into P of F. तो अभी हमने क्या निकालना सीखा? अगर only E पूछेगा तो हमेशा अप्लाई क्या करेंगे? PE into 1 minus PF। और अगर हमसे पूछता है only F तो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? PF into 1 minus PE। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? अब हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं और किस तरह से कैटेगराइज करेंगे। अभी हमने ओनली E देखा, ओनली F देखा, सारी चीजें देखी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से और सारी इवेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर अब कोई आपसे पूछता है कि E इवेंट ये है और एक इवेंट F है, अगर कोई पूछता है या दैट्स टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 1 अकर। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हुआ? या तो E अकर होगा या और F अकर होगा, या इफ एटलीस्ट 1 अकर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? देखते हैं क्या करें। एटलीस्ट 1 के लिए तो हमने क्या किया? ओनली E के लिए क्या होगा? E डैश इंटरसेक्शन F। क्लियर? अगर मैं इसको यूनियन के तौर पे लिखूं, क्योंकि या तो एग्जैक्टली 1 में क्या हुआ? या तो E अकर हो सकता है और F अकर हो सकता है, दैट्स अ मीनिंग। तो हमने क्या किया? पहले ओनली E को अकर करा दिया, इसके बाद दोनों का मैंने क्या ले लिया है? यूनियन, क्योंकि मेरे को एक ही घटना चाहिए जो अकर हो। तो यहां पे क्या आ गया? F डैश सॉरी E डैश इंटरसेक्शन F। तो दैट्स अ मीनिंग। तो अब इसी को हम लिख लेते हैं P E
इंटरसेक्शन एफ डैश, यहां पे क्या आ गया आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ डैश, दैट्स द मीनिंग इज P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस 2 P ऑफ E इंटरसेक्शन F. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन अकर. अगर आपसे एग्जैक्टली वन के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर, तो दैट्स अ मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन अकर. तो अगर ओनली E पूछा जाए तो अप्लाई इन दिस रूल, ओनली F पूछा जाए अप्लाई इन दिस रूल, और अगर आपसे एग्जैक्टली वन अकर पूछा जाए तो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे. अब मैं एक मैट्रिक्स मेथड से सारी इवेंट का और सिंप्लीफिकेशन बनाता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि कैसी चीजें चलेंगी. तो वहां पे देखते हैं यहां पे कैसे, अगर मैं एक मैट्रिक्स मेथड से यूज करना सिखाऊं तुम्हें, तो देखिए यहां पे कैसे, यहां पे क्या क्या इवेंट है. अगर हम दो इवेंट की बात करें तो हम दो इवेंट ले लेते हैं. क्या, एक तो E हो सकता है E इवेंट, और E नहीं हो सकता है. क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. इवेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, E और E डैश. यहां पे कोई एक दूसरी इवेंट ले लेते हैं F, यहां पे लिख देते हैं हम इवेंट 2 एंड दिस इज इवेंट 1. तो यहां पे F है और हमारे पास क्या है, F डैश है. राइट? अगर ये दोनों इवेंट साथ में ज्वाइंट होंगी तो क्या बनेगा, E इंटरसेक्शन F. इस क्लियर? अगर दोनों साथ में रहेंगी, E और F दोनों कंबाइंड वर्क करेंगी, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाना है तो दैट्स अ मीनिंग E इंटरसेक्शन F. इसका मतलब क्या हुआ, E इंटरसेक्शन F डैश. इज क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज E डैश इंटरसेक्शन F. क्लियर? द नेक्स्ट इवेंट इज E डैश इंटरसेक्शन F डैश. तो हमारे पास टोटल 4 इवेंट बनी. इनका मतलब क्या है तो देखते हैं यहां पे, E इंटरसेक्शन F, दिस इज मीनिंग E and F both occur. Is clear? The first thing is. The second event is E intersection F dash. I will explain. This is called only E. Is clear? The third thinking is E dash intersection F. This is called only F. Is clear? The next event is E dash intersection F dash. This is called none of them are occur. तो हमने 4 इवेंट बनाई. तो हम एक मैट्रिक्स मेथड से समझ सकते हैं कि टोटल कितनी इवेंट एग्जिस्ट करेंगी. तो हमने क्या किया, या तो इवेंट 2 को मैंने ले लिया, F या तो अकर होगा या F अकर नहीं हो सकता है, E अकर होगा या E अकर नहीं हो सकता है. अगर हम दोनों इवेंट को साथ में ले तो क्या बना, E intersection F, because both occur, this is a both occur and this is a both occur. right? अगर मेरे से यह पूछा जाए कि यहां पे एग्जैक्टली वन का मैं कैसे निकालूं, अभी हमको यह पता नहीं चला इस डायग्राम के थ्रू, तो हम क्या करें, यहां पे देखें कि एग्जैक्टली वन कहां आकर हो रहा है. तो एग्जैक्टली वन यहां आकर हो सकता है और यहां आकर हो सकता है, या तो ओनली E हो सकता है या ओनली F हो सकता है. तो हम क्या करें, इन दोनों इवेंट को कंबाइंड कर देते हैं. इस तरह से कंबाइंड करके इनको मैंने क्या नाम दिया, एग्जैक्टली वन अकर. एग्जैक्टली वन अकर. तो दैट्स द मीनिंग इज, अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर, तो आपका क्या हुआ, अगर वन अकर की बात कर रहा है तो हमेशा यहां पे क्या इस्तेमाल करना होगा, यूनियन का इस्तेमाल करना होगा. क्योंकि हमने सिखाया है अभी प्रीवियस लेक्चर में कि यूनियन हमेशा एक इवेंट या एक से ज्यादा इवेंट के बीच में होता है, और दोनों इवेंट जब अकर होती हैं तो हमेशा हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? तो यहां पे हमने एग्जैक्टली वन अकर पूछ रहा है तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे किसका, यूनियन रूल का. इज क्लियर? तो दिस इज अ यूनियन रूल. तो यूनियन रूल क्या है, एग्जैक्टली वन अकर, दैट्स अ मीनिंग प्रोबेबिलिटी E डैश
इंटरसेक्शन एफ यूनियन एफ डैश इंटरसेक्शन ई। तो दिस इज मीनिंग इज probability of exactly one occur, that is called a probability of E plus probability of F minus 2 time of probability of E intersection F. I will explain in detail Genic Education full video lecture. I will explain it कि PE plus PF minus 2 PE E intersection F. Every time याद रखना है कि जब भी आपको अगर exactly one occur पूछी जाएगी तो हमेशा ये रूल अप्लाई करना है। अगर आपको ओनली ई पूछा जाएगा तो हमेशा ये रूल अप्लाई करना है। अगर ओनली एफ पूछा जाएगा तो हमेशा ये रूल अप्लाई करना है। अगर नन ऑफ देम पूछा जाएगा तो हमेशा ये रूल अप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना है कि ये डायग्राम आपको वो सारी चीजें देता है जो कम से कम आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत ना करना पड़े। तो जेनिक एजुकेशन ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपको शॉर्ट वे में आपको चीजें दी जा सके और डिलीवर की जा सके यहां पे। तो यहां पे मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स आप याद रखते हो तो ऑलरेडी सारी चीजें आप बना सकते हो। तो वही एक मैट्रिक्स को मैं एक बार और ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक बार और बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखिए, अगर हमारे पास एक इवेंट एफ है और यहां इवेंट ई है तो ये एफ डैश होगा, ये एफ है, ये एफ डैश होगा, ये ई है तो ये ई डैश होगा। तो हम टोटल चारों इवेंट बना सकते हैं जिस तरीके से हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है। तो ऑलरेडी हम ये 2x2 का अगर मेथड याद रखते हैं तो हमें कोई भी इवेंट, कंपाउंड इवेंट की किसी भी प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमेशा इन चीजों का याद रखेंगे और इन चीजों को डिटेल्ड में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे।